इसके आगे हम अभी स्टार्ट करते हैं आज। तो इसमें हम देखेंगे क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कैसे क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन निर्धारित होता है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर क्या होता है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कैंडिडेट जो होना चाहिए वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, और वो मस्ट टेक एन ओथ टू इलेक्शन कमीशन का ओथ जो होना चाहिए उसको लेना चाहिए। राज्यसभा के लिए उसकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए, लोकसभा के लिए एज उसकी 25 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। और डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया देखते हैं कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा इफ़ दे होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है और या वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, या फिर डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उससे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आरपी एक्ट 1951 मैंडेट करता है कि पर्सन मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर, जो पर्सन होना चाहिए वो एज ए इलेक्टर रजिस्टर होना चाहिए। हाउएवर फॉर राज्यसभा, बट राज्यसभा के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी एन इलेक्टर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। राज्यसभा के लिए किसी पर्टिकुलर स्टेट का इलेक्टर होना इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, आरपीए एक्ट 1951 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन occurs if an member is guilty of corrupt practices, अगर करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है इसके वजह से, या इम्प्रिजन फॉर 2+ ईयर, दो से ज़्यादा सालों के लिए उसको जेल हो चुकी है, या डिमिनिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, अगर गवर्नमेंट सर्विस से उनको निकाल दिया गया है तो दैट कैन ऑल्सो बिकम अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। और फाउंड इन वायलेशन ऑफ इलेक्शन लॉ को अगर वायलेशन करते हुए फाउंड किया गया देन इन दैट केस डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा के लिए इंडिया का कोई भी सिटीजन जिसका नाम आता है इलेक्टोरल रोल में किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो फाइल कर सकता है अपना नॉमिनेशन। ठीक है, फॉर लोकसभा एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया whose name appears in the electoral roll of any constituency can file nomination paper। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन का देखते हैं। एक प्रेसिडेंट का डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर में, लेकिन इलेक्शन कमीशन को कंसल्ट किया जा सकता है। ठीक है, डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन होता है 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड्स, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो फाइनल डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये डिसीजन जो होता है कैन बी सब्जेक्टेड टू द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये जुडिशियल रिव्यू को सब्जेक्ट किया जा सकता है ये वाला जो डिसीजन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोविजंस है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर के बारे में बात करते हैं। इलेक्टेड बाय लोकसभा मेंबर्स, लोकसभा मेंबर के द्वारा इनका इलेक्शन होता है, और ये क्या करते हैं कि एज ए गार्डियन एक्ट करते हैं, एक्ट एज ए गार्डियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर, जो मेंबर्स को, जो लोकसभा मेंबर्स को पावर और प्रिविलेजेस मिले रहते हैं उसके गार्डियन की तरह ये एक्ट करते हैं। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर क्या होते हैं, ये भी इलेक्टेड बाय लोकसभा मेंबर ही होते हैं बट नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर। जनरली हम स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कोई भी वर्ड में डेप्यूटी लग जाता है तो वी फील दैट कि वो पर्सन उसका सबऑर्डिनेट होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं ही इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पीकर के बारे में। फाइनल अथॉरिटी ऑन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं उनका जो अथॉरिटी होता है वो फाइनल होता है किसी भी पार्लियामेंट्री मैटर पे। कैन एडजर्न और समन और सस्पेंड हाउस इफ़ नो कोरम, वो क्या कर सकते हैं, हाउस को एडजर्न कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं अगर कोरम नहीं है तो। कोरम क्या होता है, 1/10 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ द हाउस मेंबर। अगर इतनी पॉपुलेशन नहीं है लोकसभा में तो उसका सेशन जो है वो लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो सस्पेंड या एडजर्न कर सकते हैं। सिमिलरली डेप्यूटी स्पीकर का क्या है कि ही कैन प्रेसाइड ओवर हाउस बट कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, ये डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो प्रेसाइड तो कर सकते हैं हाउस को, बट ये अपना वोट जो है फर्स्ट इंस्टेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्पीकर साहब क्या करते हैं कि वो कास्टिंग वोट यूज़ करते हैं इन केस ऑफ टाई। लेट्स से किसी भी बिल पे वोटिंग हो रही है एंड वो उसका पक्ष में और विपक्ष में दोनों में सेम नंबर ऑफ वोट गया, इन दैट केस स्पीकर साहब अपना एज ए कास्टिंग वोट यूज़ कर सकते हैं टू डिसाइड कि बिल पास होगा या फिर वो वहाँ से रिजेक्ट होगा।
इंडिया में स्पीकर डज नॉट रिज़ाइन फ्रॉम पार्टी। स्पीकर इंडिया में क्या होता है कि जनरली जिस पार्टी का स्पीकर होता है वो पार्टी का रिज़ाइन नहीं करता है, ठीक है। ब्रिटेन में क्या होता है, स्पीकर जो होता है वो नॉन पार्टी होता है, किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। जनरली जो स्पीकर होता है इज़ फ्रॉम रूलिंग पार्टी। डेप्यूटी स्पीकर का क्या है, कन्वेंशनली डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो फ्रॉम अपोजिशन पार्टी होते हैं, नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। बट इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, ये बस एक कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो अपोजिशन पार्टी से होते हैं। प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग, जो स्पीकर साहब होते हैं वो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं। डिसाइड्स ऑन मनी बिल एंड डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th लॉ। तो इनके पास 3 जो सुप्रीम पावर होती है वो क्या होती है कि अगर पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग हो रही है, लोकसभा राज्यसभा साथ में बैठ के और किसी बिल पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस केस में उस सिटिंग को ये प्रिसाइड करते हैं लोकसभा स्पीकर। मनी बिल पे ये डिसाइड करते हैं अपना स्टेटस, ठीक है। एंड डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10 शेड्यूल पे इनका फाइनल डिसीजन मान्य होता है, ठीक है। वहीं पे डेप्यूटी स्पीकर साहब का इलेक्शन कैसे होता है, एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, ठीक है, उसके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। हाँ, ये जो स्पीकर साहब होते हैं वो चेयर करते हैं बिजनेस एडवाइजरी, रूल्स एंड जनरल पर्पस कमेटी को। जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं उसमें एडवाइजरी रूल एंड जनरल पर्पस कमेटी को ये चेयर करते हैं। रिमूव बाई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी विथ 14 डे नोटिस। अगर इनको रिमूव करना है तो 14 डे नोटिस देना पड़ेगा और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से रिमूव करना होगा। होल्ड्स हायर रैंक दैन कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर से ज़्यादा इनका रैंक होता है, ठीक है। फिर से ये इसको कुछ हो गया, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पैनल ऑफ चेयरपर्सन इन लोकसभा। लोकसभा में पैनल ऑफ चेयरपर्सन क्या क्या होता है। तो रूल ऑफ लोकसभा क्या है, स्पीकर नॉमिनेट्स पैनल ऑफ 10 मेंबर्स, एनी वन ऑफ देम कैन प्रिसाइड इफ ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इज एब्सेंट। तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन क्या होता है, बेसिकली जनरली कन्वेंशन क्या है कि अगर स्पीकर साहब नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर चेयर करते हैं, ठीक है। बट अगर बाई एनी चांस स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों लोग नहीं हैं, इन दैट केस 10 मेंबर्स का एक कमेटी बनाया जाता है जो कि स्पीकर साहब ही नॉमिनेट करते हैं वो पैनल। 10 मेंबर्स का पैनल बनाया जाता है जिसमें से एनी वन ऑफ देम, कोई भी उनमें से, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर जो है ऑफिस को चेयर कर सकता है, प्रिसाइड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीकर प्रोटेम। स्पीकर प्रोटेम का कॉन्सेप्ट क्या है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक मेंबर ऑफ लोकसभा को एज ए प्रोटेम स्पीकर टेम्पररीली। तो बेसिकली जब नई पार्लियामेंट चुन के आती है जनरल इलेक्शन के बाद, तो उस टाइम तो कोई होता नहीं है स्पीकर, तो प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं कि जनरली लोकसभा में के मेंबर में से किसी एक को टेम्पररीली स्पीकर प्रोटेम बनाते हैं, और वो प्रोटेम का काम होता है कि स्पीकर का इलेक्शन कराए और फिक्स फाइनल जो हमारे टेम्पररी ना रहे, परमानेंट स्पीकर का इलेक्शन हो जाए, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन की बात करते हैं। चेयरमैन राज्यसभा के और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं। चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन कौन होते हैं, इलेक्टेड बाई राज्यसभा मेंबर, ठीक है। जैसे इलेक्शन होता है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का, वैसे ही उसी फैशन में इलेक्ट किया जाता है राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन। वेयर एज चेयरमैन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। कैन बी रिमूव्ड ओनली इफ़ रिमूव्ड एज वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को तभी हटाया जा सकता है जब वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाए, ठीक है। डेप्यूटी चेयरमैन क्या होता है, रिमूव्ड बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, अगर हटाना है तो। ये जो होते हैं चेयरमैन साहब, वो नॉट ए मेंबर ऑफ हाउस के मेंबर नहीं होते। क्यों, क्योंकि ये तो वाइस प्रेसिडेंट है। अनलाइक द स्पीकर जो होता है हाउस का मेंबर होता है, बट वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। सिमिलरली डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं वो नॉट सबऑर्डिनेट टू चेयरमैन। जो हमने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बात करी थी कि वो भी सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं, यहाँ पे भी वो डेप्यूटी चेयरमैन के सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं। लीडर्स के बारे में बात कर लेते हैं। लीडर ऑफ हाउस कौन होता है, लोकसभा में पीएम साहब जो होते हैं वो लीडर ऑफ हाउस होते हैं।
राज्यसभा में पीएम नॉमिनेट करते हैं किसी एक मिनिस्टर को एज ए लीडर, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है? फर्स्ट इसको 1969 में रिकॉग्नाइज किया फॉर्मल, और इसको फॉर्मल स्टेटस कब दिया गया? फॉर्मल स्टेटस वाया सैलरी एक्ट 1995 में इसको स्टेटस दिया गया, ठीक है। विप क्या होता है? नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन रूल, ये कॉन्स्टिट्यूशन के रूल में नहीं मेंशन्ड है। बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन पे बेस्ड है, ठीक है। ईच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ अ विप, सारे पॉलिटिकल पार्टी का एक विप होता है। विप मतलब वही कि जैसे कोई बिल आया तो उस पर हमारी पार्टी के लोगों को इसके पक्ष में वोट करना है या विपक्ष में वोट करना है, तो इन सारे डिसीजंस को विप बोलते हैं, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन में क्या एक वो है कि मस्ट हैव एटलीस्ट 1/10 सीट इन हाउस फॉर रिकॉग्निशन considered equivalent to cabinet minister. Must have at least 1/10 seat in house for recognition considered equivalent to cabinet. हाँ देखो यहाँ पे वो होना चाहिए था। तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए किस पार्टी का बंदा लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा? उसके पास एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल लोकसभा सीट होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट है इसको कंसिडर किया जाता है किससे? इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, क्या क्या सेशंस होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। समनिंग होती है, समन मतलब सेशन समन हुआ, उसमें समन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। सेशन जो होता है पीरियड होता है बिटवीन सिटिंग एंड प्रोरोगेशन के, बिटवीन फर्स्ट सिटिंग एंड प्रोरोगेशन। ए सेशन इज द पीरियड बिटवीन फर्स्ट सिटिंग एंड प्रोरोगेशन। फर्स्ट सेशन क्या होता है? पीरियड होता है बिटवीन फर्स्ट सिटिंग एंड प्रोरोगेशन के। समन किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। एडजर्नमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एडजर्नमेंट क्या होता है? ये एक बेसिकली टेम्पररी सस्पेंशन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? लोकसभा स्पीकर होते हैं। तो टेम्पररीली अगर सस्पेंड हो रही है मीटिंग या सेशन तो उसको एडजर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये एक कुछ घंटों के लिए भी हो सकती है या कुछ दिन के लिए भी हो सकती है। एडजर्न साइन डाई का मतलब क्या है? साइन डाई से मतलब ये होना चाहिए, देखो एडजर्नमेंट यहाँ भी है, एडजर्नमेंट यहाँ भी है, बट ये साइन डाई है। साइन डाई का मतलब ये है, एडजर्नमेंट यहाँ पे क्या था कि फ्यू आवर्स या फ्यू डेज़ के लिए, बट एडजर्नमेंट साइन डाई में इंडेफिनिट सस्पेंशन होता है, इसमें कोई डेट फिक्स नहीं होती है। इसमें पावर जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है कि कब से फिर समनिंग स्टार्ट होगी। प्रोरोगेशन क्या होता है? प्रोरोगेशन होता है जहाँ पे हाउस एडजर्न साइन डाई, इंडेफिनेटली हाउस को एडजर्न कर दिया गया है, देन प्रेसिडेंट इशू प्रोरोगेशन, ठीक है। अगर हाउस जो है वो आपका साइन डाई हो चुका है तो उस केस में प्रेसिडेंट जो होंगे वो प्रोरोगेशन इशू करेंगे, ठीक है। डिसोल्यूशन क्या होता है? ये बस लोकसभा में होता है, ओनली लोकसभा इज डिसॉल्व, राज्यसभा इज परमानेंट, राज्यसभा का भी डिसॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन ऑफ बिल ऑन डिस्कशन। डिस्कशन में पोजीशन ऑफ बिल क्या होता है? पोजीशन ऑफ बिल ऑन डिसोल्यूशन, ठीक है। जब डिसोल्यूशन होगा, जब लोकसभा डिसॉल्व होगी उस टाइम पे बिल पोजीशन ऑफ बिल क्या होगा? पास्ड बाई बोथ हाउस, रिटर्न बाई प्रेसिडेंट। अगर कोई बिल है, ठीक है, जो दोनों हाउस के द्वारा पास कर दी गई है, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, बट प्रेसिडेंट ने उसे रिटर्न करा है, तो दैट बिल विल नॉट लैप्स, वो लैप्स नहीं होगी, दैट विल रिमेन टू एग्जिस्ट। नेक्स्ट है पास्ड बाई बोथ हाउस। पास्ड बाई बोथ हाउस पेंडिंग एसेंट, जिस पे प्रेसिडेंट का एसेंट पेंडिंग है वो भी लैप्स नहीं होगी, ठीक है। जहाँ पे देखो दोनों में, फर्स्ट केस में भी सेकंड केस में भी क्या हुआ, दोनों हाउस के द्वारा पास कर दिया गया है। इसमें पहले वाले में रिटर्न किया गया है प्रेसिडेंट से, दूसरे वाले में पेंडिंग है प्रेसिडेंट का एसेंट, दोनों केस में ये लैप्स नहीं होगा। तीसरा केस क्या है? पेंडिंग इन राज्यसभा नॉट पास्ड बाय लोकसभा। इसमें क्या होगा कि जो तुम्हारा बिल है वो राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा में पास नहीं हुआ है, वैसी बिल्स भी लैप्स नहीं होती है, नॉट लैप्स, ठीक है। अगला आता है हमारा पेंडिंग इन लोकसभा, जो कि लोकसभा में पेंडिंग पड़ी है और यहीं पे ओरिजिनेट हुई है, वो लैप्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोकसभा में ही पेंडिंग है, यहाँ पे पास हुआ ही नहीं है ना, और लोकसभा की सारी डिसॉल्व हो गई तो वो लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पेंडिंग इन राज्यसभा पास्ड बाई लोकसभा, ये क्या हो जाएगा? ये भी लैप्स हो जाएगा। तो याद रखना
कि दोनों में से किसी एक में अगर पेंडिंग है, लोकसभा या राज्यसभा में से दोनों में से किसी एक में अगर पेंडिंग है, ठीक है, तो वो लैप्स होगा, ठीक है, वो लैप्स होगा। बाकी किसी भी केस में बिल लैप्स नहीं होगा। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है कि एक को याद कर लो कि किस में लैप्स होगा, बाकी सारे केसेस में नॉट लैप्स ही मार देना। किस में लैप्स होगा? अगर वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी एक हाउस में पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उस केस में वो लैप्स हो जाएगा, बाकी किसी भी केस में लैप्स नहीं होगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री फंक्शन। पहला होता है कोरम। कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हुज प्रेजेंस इज एसेंशियल टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ हाउस। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं, तभी जाके जो हमारा पार्लियामेंट का सेशन जो है वो उसका ट्रांजेक्शन हो सकता है। क्वेश्चन आर क्या होता है? द डेज बिजनेस नॉर्मली बिगिनस विथ क्वेश्चन आर। सबसे पहले क्वेश्चन आर से बिगिन होता है। ड्यूरिंग विच क्वेश्चन आस्क, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी मेंबर के द्वारा और किसी भी मेंबर के द्वारा उसको आंसर किया जाता है। अब क्वेश्चन आर के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है? बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहले स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो स्टार्ट क्वेश्चन जो होते हैं, इसका जो इसमें इस स्टार्ट क्वेश्चन का स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि इसमें ओरल आंसर रिक्वायर्ड होते हैं टू बी गिवन बाय मिनिस्टर, ठीक है, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस इटसेल्फ। फ्लोर ऑफ हाउस में ही इसको ओरली आंसर किया जाएगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेस्ड ऑन मिनिस्टर रिप्लाई। क्या मतलब मिनिस्टर का रिप्लाई है उसके अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टार्ट क्वेश्चन में सबसे पहले ये याद रखना है कि इसका आंसर जो है ओरली दिया जाएगा और सप्लीमेंट्री आंसर जो है वो अलाउड है। अलाउड इसलिए क्योंकि ओरली आंसर दे रहे हैं, सामने वाले से कुछ पूछा हमने, उसने बताया, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो उससे हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है? ये इट इज़ फॉर विच द मिनिस्टर लेज ऑन द टेबल हैज़ ए रिटन आंसर। ये स्टार्ट और अनस्टार्ट में क्या होता है? स्टार्ट क्वेश्चन में उसको ओरल आंसर देना होता है, बट अनस्टार्ट में मिनिस्टर हैज़ टू गिव द आंसर इन द रिटन आंसर। इसमें रिटन आंसर देना पड़ता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए 15 डेज नोटिस हैज़ टू बी गिवन, ठीक है। इसके लिए 15 दिन की नोटिस दिया जाना चाहिए टू आस्क सच क्वेश्चंस। और इस केस में कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई तुम सवाल पूछ रहे हो, रिटन में आंसर आ रहा है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो? नेक्स्ट होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है? किसी भी मेंबर के द्वारा पूछा जा सकता है, किसी भी पब्लिक इम्पोर्टेंस अर्जेंट पब्लिक मैटर के द्वारा, ठीक है। अगर स्पीकर साहब डिसाइड करते हैं कि ये मैटर पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए है, इन दैट केस में कोई भी मेंबर किसी भी मैटर पर पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं। It is for speaker to decide whether the matter is for urgent nature or not. The member has also to state reason for asking question while serving notice, ठीक है। रीज़न भी बताना होता है कि क्यों पूछ रहे हैं। 0 आवर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन आवर निकल गया। 0 आवर में क्या होता है? ये पीरियड जो होता है बेसिकली क्वेश्चन आवर के बाद फॉलो करता है एंड नॉर्मली बिगिंस एट नून, दोपहर में स्टार्ट होता है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है इसमें? मेंबर यूज दिस पीरियड टू रेज वेरियस इशू फॉर डिस्कशन, ठीक है। 0 आवर नॉट मेंशन्ड इन रूल ऑफ प्रोसीजर, इट इज़ इंडियन इनोवेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। याद रखना 0 आवर कहीं भी हमारे रूल बुक में मेंशन नहीं है, ये बेसिकली एक तरह का इंडियन इनोवेशन है फॉर द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मोशन होते हैं। मोशन कई टाइप के होते हैं, ठीक है। टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन वेरियस इशू बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। 3 टाइप के मोशन हो सकते हैं। एक तो सब्सटेंसिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन एंड सब्सिडरी मोशन, ठीक है। सब्सटेंसिव क्या होता है? वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि मच लाइक इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, जो खुद में सब्सटेंसिव हो, जिसको किसी सप्लीमेंट्री की ज़रूरत ना पड़े वो। और मैटर किस टाइप के? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, इस टाइप के मैटर जो होते हैं वो सब्सटेंसिव मोशन होते हैं। सब्स्टिट्यूट मोशन क्या होते हैं? ऐसे मोशन जो मूव किए जाते हैं इन सब्स्टिट्यूट टू ओरिजिनल मोशन एंड पासेस एज अल्टरनेटिव टू इट। सो बेसिकली ये वो होते हैं जो ओरिजिनल मोशन तो कुछ और था, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट में इसको लेके आया गया और इसको उसके अल्टरनेट में पास किया गया, जो पहले जो मोशन लाया गया था।
सब्सिडरी मोशन क्या होता है? सब्सिडरी मोशन में हमारा रेफरेंस टू ओरिजिनल मोशन, ये जो हमारा एक तरह से जो हमने ओरिजिनल मोशन इंट्रोड्यूस करा है उसके रेफरेंस में हम कुछ और दे रहे हैं, दैट बिकम्स आवर सब्सिडरी मोशन, ठीक है। क्लोजर मोशन क्या होता है? टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन प्रोविज़न ऑफ बिल, ठीक है। कभी कभी जो हमारा डिबेट होता है किसी प्रोविज़न बहुत लंबा चलने लगता है तो उसको कट शॉर्ट करने के लिए क्लोजर मोशन लेके आया जाता है। क्लोजर मोशन कितने टाइप के होते हैं? कंगारू क्लोजर, गुलेटिन क्लोजर। कंगारू क्लोजर क्या होता है? ओनली इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज टेकन फॉर डिबेट एंड वोटिंग, अदर क्लॉजेज स्किप्ड। सो बेसिकली किसी भी मोशन में कई तरह के क्लॉजेज हो सकते हैं, आउट ऑफ ऑल दोज क्लॉजेज इंपॉर्टेंट क्लॉजेज को लिया जाता है, उस पर डिस्कस की जाती है और वोटिंग किया जाता है, बाकी अदर क्लॉजेज को स्किप कर दिया जाता है। बुलेटिन क्लोजर क्या होता है? बुलेटिन क्लोजर इज बेसिकली अनडिस्कस्ड क्लॉजेज ऑफ बिल पुट टू वोट अलॉन्ग विद डिस्कस्ड क्लॉजेज ड्यू टू मैटर ऑफ टाइम। सो बेसिकली जैसे हमने यहाँ ऊपर में देखा कि कई सारे क्लॉजेज हो सकते हैं एक मोशन में, ठीक है। हमने इम्पॉर्टेंट मैटर पे को पिकअप करा, उस पर डिस्कशन करा और अनडिस्कस्ड क्लॉजेज को भी साथ में पुट टुगेदर टू वोट अलॉन्ग विद डिस्कस, जिस पे डिस्कशन हुआ वर्सेस जिस पे डिस्कशन नहीं हुआ, सबको एक साथ गेट टुगेदर करके और हमने उसको वोटिंग के लिए मूव फॉरवर्ड कर दिया। तो इस क्लोजर को गुलेटिन क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि गुलेटिन मतलब एक साथ चिपका दिया गया उसको। नेक्स्ट हमारा मोशन है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन क्या होता है? ये बेसिकली कंसर्न्ड विथ ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बाय मिनिस्टर by withholding fact of giving wrong fact by withholding facts or giving wrong facts used against minister। ये बेसिकली प्रिविलेजेस मोशन जो होते हैं वो पार्लियामेंट्री ये बेसिकली कंसर्न होते हैं पार्लियामेंट्री ब्रीच और प्रिविलेज पार्लियामेंट जो जिसमें कोई मिनिस्टर जो है वो अपना प्रिविलेज यूज़ करके और पार्लियामेंट कंसर्न विथ ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय मिनिस्टर। अगर कोई मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच करता है उस केस में ये प्रिविलेज मोशन लेके आया जाता है, ये अगेंस्ट मिनिस्टर ही लेके आया जाता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है? टू कॉल अटेंशन ऑफ मिनिस्टर ऑन ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, किसी एक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पे मैटर को ड्रॉ करने के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन लेके आया जाता है। ये भी एक तरह से इंडियन इनोवेशन ही है टू पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। ये भी कहीं इट इज़ मेंशनड इन रूल ऑफ प्रोसीजर, ये एक्चुअली रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशनड है। एडजर्न मोशन क्या होता है? टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ हाउस टू डेफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, एक डेफिनिट स्पेसिफिक पब्लिक इंपॉर्टेंस की तरफ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए एडजर्न मोशन लेके आया जाता है। ये क्या है? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है एज इंटरप्ट्स नॉर्मल बिजनेस ऑफ हाउस, जो कि नॉर्मल बिजनेस ऑफ हाउस को इंटरप्ट करता है। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? लोकसभा में, राज्यसभा ओनली यूज्ड इन लोकसभा, राज्यसभा इज़ नॉट परमिटेड टू यूज़ दिस मोशन, राज्यसभा में ये एडजर्न मोशन लेके नहीं आया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? ये जो मोशन होता है, दिस मोशन इज़ नॉट मेंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट इन लोकसभा रिमूवल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग दिस मोशन, इन लोकसभा में रिमूवल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए अगर ये पास हो गया तो मिनिस्टर को अपना रिज़ाइन देना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसमें इसको लाने के लिए क्या होता है? मोशन नीड्स सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। अगर इसको एडमिट करना है उससे पहले आपको 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू स्टेट रीज़न फॉर एडॉप्शन ऑफ दिस मोशन, ठीक है। ये मोशन इंट्रोड्यूस करने के लिए रीज़न बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट दैट कि आपको 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। दिस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इंटायर काउंसिल के अगेंस्ट मूव किया जा सकता है, ठीक है। इफ पास्ड इन लोकसभा में अगर पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। सेंसर मोशन क्या होता है? देयर इज़ नीड टू स्टेट द रीज़न फॉर एडॉप्शन ऑफ दिस मोशन। अगर ये मोशन लेके आ रहे हैं तो रीज़न बताने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एंड दिस कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ये इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर दोनों पे लेके आया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि मीन्स सेंसरिंग काउंसिल ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी, अगर कोई स्पेसिफिक पॉलिसी है जो गवर्नमेंट लेके आना चाह रही है उसको सेंसर करने के लिए अगर पास हो गया तो लोकसभा में, देन इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिज़ाइन नहीं करेगा, ओनली आंसर, उसको बस आंसर करना पड़ेगा कि हाँ भाई सेंसर करेंगे या जो भी करना है करेंगे, बट रिज़ाइन नहीं करते हैं इस किस में, सेंसर मोशन में। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है?
Motion of thanks is basically president addresses motion of thanks in first session after each general election, ठीक है, एंड फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिजिकल ईयर। सारे फिजिकल ईयर के फर्स्ट सेशन जो होता है वो मोशन ऑफ थैंक्स होता है, जो कि प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, और जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है उसमें भी मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। इट इज़ डिस्कस इन बोथ हाउस। मोशन आउटलाइंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। मोशन मस्ट पास्ड, अदरवाइज इट अमाउंट्स डिफीट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है वो बेसिकली गवर्नमेंट के पॉलिसीज को आउटलाइन करता है, और ये पास होना चाहिए। अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हुआ तो दैट विल अमाउंट टू द डिफीट ऑफ गवर्नमेंट। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज बेसिकली मेंबर कैन रेज पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हेन प्रोसीडिंग डू नॉट फॉलो नॉर्मल रूल ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। यूजुअली लीडर ऑफ अपोजिशन रेजेज दिस डिवाइस, इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो होता है कब लेके आया जाता है? व्हेन यू फील दैट द प्रोसीडिंग डू नॉट फॉलो नॉर्मल रूल ऑफ प्रोसीजर। स्पेशल मोशन क्या होता है? स्पेशल मोशन अ मैटर विच कैन नॉट बी रेज्ड ड्यूरिंग एनी अदर रूल ऑफ बिजनेस, जो किसी और रूल ऑफ बिजनेस में डील नहीं किया जा सकता है, उसको डील करने के लिए स्पेशल मोशन लाया जाता है। कैन बी रेज्ड इन स्पेशल मोशन इन राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के स्पेशल मोशन में उसको डिस्कस किया जा सकता है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू नोटिस डिवाइस इन नोटिस डिवाइस ऑफ लोकसभा। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन इज बेसिकली प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन डिस्कशन ऑन अल्टरनेटिव फ्राइडे। प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन डिस्कस्ड ऑन अल्टरनेटिव फ्राइडे। प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन जो होता है वो अल्टरनेटिव फ्राइडे को डिस्कस किया जाता है। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन क्या होता है? गवर्नमेंट रिजोल्यूशन का मूव्ड बाय मिनिस्टर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। मंडे टू थर्सडे ये मूव होता है। ऑल रिजोल्यूशन कम इन कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसिव मोशन। ये सारे मोशन सब्सटेंसिव कैटेगरी में आते हैं। ऑल मोशन नीड टू बी वोटेड अपॉन बाई ऑल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी वोटेड अपॉन, ठीक है। ऑल मोशन नीड टू बी voted upon but all resolution required to be voted upon. all motion need not to be voted upon. सारे मोशन के ऊपर वोट होना जरूरी नहीं है, बट सारे रिजोल्यूशन के ऊपर वोट होना जरूरी सॉरी। ऑल रिजोल्यूशन कम इन कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसिव मोशन। जितने भी रिजोल्यूशंस होते हैं वो सारे सब्सटेंसिव मोशन के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मोशन और रिजोल्यूशन दोनों में अंतर समझ लो। मोशन जो होते हैं उस पे सारे मोशंस पे वोट होने की ज़रूरत नहीं है, बट सारे रिजोल्यूशन पे वोट होने की ज़रूरत है। और सारे जो रिजोल्यूशंस होते हैं वो एक सब्सटेंसिव मोशन के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन आस्क अ मेंबर ऑफ हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक इफ इट इज़ नोन एज इल्डिंग द फ्लोर। इल्डिंग द फ्लोर, उसका इल्ड बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। स्पीकर साहब किसी एक मेंबर को स्टॉप कर सकते हैं बोलने से, और किसी दूसरे मेंबर को बोल सकते हैं कि हाँ भाई तुम बोलना चालू करो। नेक्स्ट होता है क्रॉसिंग द फ्लोर। क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब क्या है? पासिंग बिटवीन द मेंबर्स, एड्रेसिंग द हाउस एंड द चेयर विच इज़ कंसिडर्ड ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री एटिकेट। क्रॉसिंग ऑफ फ्लोर फिर से एक बार देखते हैं। पासिंग बिटवीन द मेंबर, एड्रेसिंग द हाउस एंड द चेयर, पासिंग between the member addressing the house and the chair which is considered breach of parliamentary etiquette, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में राइज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर इफ ही फील्स दैट प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इज नॉट गोइंग इन द नॉर्मल रूल। द प्रेसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड्स वेदर द पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज्ड बाय मेंबर शुड बी अलाउड और नॉट। कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है? विद द प्रायर परमिशन ऑफ स्पीकर के प्रायर परमिशन से कोई भी मेंबर में कॉल अटेंशन टू मिनिस्टर टू मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये हमने ऊपर भी बात करा था शायद, किसी एक अर्जेंट पब्लिक में इम्पोर्टेंस पे मिनिस्टर पार्लियामेंट का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए लेके आया जा सकता है। द मिनिस्टर में मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट द मैटर और ही में आस्क फॉर टाइम टू मेक स्टेटमेंट लेटर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है? पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू, देखो पार्लियामेंट जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कंट्रोल एक्सरसाइज करता है थ्रू कौन कौन से टूल्स के हेल्प से? एडजर्नमेंट मोशन के हेल्प से, क्वेश्चन आर के हेल्प से, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के हेल्प से एंड अदर पार्लियामेंट्री डिवाइसेस भी होते हैं। ये सारे टूल्स हैं जिससे पार्लियामेंट जो है वो COM पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है?
पार्लियामेंट मेक्स लॉ, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं। बिल क्या होते हैं? 3 टाइप के बिल होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक मनी बिल होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, ठीक है। एवरी बिल हैज़ 3 रीडिंग, और तीनों बिल का 3 रीडिंग होता है। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द हाउस, फर्स्ट रीडिंग में बस इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। बिफोर प्रेजेंटिंग ए गवर्नमेंट बिल द मिनिस्टर मस्ट गिव 7 days नोटिस टू द स्पीकर। अगर कोई बिल लेके आना है तो उसके 7 दिन पहले मिनिस्टर को, स्पीकर को नोटिफाई करना पड़ेगा। सेकेंड रीडिंग में क्या? फर्स्ट रीडिंग में तो बस इंट्रोडक्शन दिया जाता है और बताया जाता है, इंट्रोडक्शन बिल का इंट्रोडक्शन दिया जाता है फर्स्ट रीडिंग में। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है? सेकेंड रीडिंग में आफ्टर इंट्रोडक्शन कॉपी इज़ गिवन टू ऑल मेंबर। फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद कॉपी दी जाती है बिल की सारे मेंबर्स को, ठीक है। Proposer can choose to A, B, C. Move that the House consider the bill immediately. Send bill to select committee. Calculate bill for public opinion. देखो, प्रपोजर जो है वो 3 ऑप्शन चूज कर सकता है। या तो वो मूव कर सकता है कि हाउस कंसिडर कर लिया है बिल को इमीडिएटली, या फिर उस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज सकता है, या फिर बिल को सर्कुलेट कर सकता है फॉर पब्लिक ओपिनियन। थर्ड रीडिंग में क्या होता है? थर्ड रीडिंग में वोटिंग होता है। थर्ड रीडिंग में अगर पास हो गया मेजॉरिटी से तो बिल जो है वो दूसरे हाउस में जाता है। सेम प्रोसीजर इन द सेकेंड हाउस में भी सेम प्रोसीजर होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। अगर पास हो गया तो फिर वो सेंड किया जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। पब्लिक बिल वर्सेस प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में क्या डिफरेंसेस है देखते हैं। पब्लिक बिल जो होता है वो इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई पर्सन होता है जो इंट्रोड्यूस करता है, उसे पब्लिक बिल बोलते हैं। प्राइवेट बिल क्या होता है? कैन बी इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर दैन मिनिस्टर। जब कोई बिल अदर दैन मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो बन जाता है हमारा प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल क्या रिफ्लेक्ट करता है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली। एंड प्राइवेट बिल क्या रिफ्लेक्ट करता है? ऑपोजिशन और इंडिविजुअल एमपी के व्यू को रिफ्लेक्ट करता है। पब्लिक बिल का हाई चांस होता है अप्रूवल मिलने का क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का है, और प्राइवेट बिल का लो चांस होता है पास होने का, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिजेक्शन में लीड टू लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड गवर्नमेंट रेजिग्नेशन। अगर पब्लिक बिल का रिजेक्शन हो गया तो वो एक तरफ से लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करता है एंड गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन की तरफ भी लेके जा सकता है। यहाँ पे प्राइवेट बिल के रिजेक्शन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस और सर्वाइवल। पब्लिक बिल के लिए नीड 7 day नोटिस, 7 दिन का नोटिस चाहिए, और प्राइवेट बिल के लिए 1 महीने का नोटिस चाहिए। पब्लिक बिल जो होता है वो ड्राफ्ट किया जाता है कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा विथ लॉ डिपार्टमेंट कंसल्टेशन, लॉ डिपार्टमेंट के भी कंसल्टेशन के द्वारा, ठीक है। प्राइवेट बिल जो होता है वो इंडिविजुअल एमपी के द्वारा ही ड्राफ्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्राइवेट बिल जो होता है ओनली 14 प्राइवेट बिल्स पास्ड सिंस इंडिपेंडेंस। हाँ, एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि इंडिपेंडेंस के बाद से बस 14 प्राइवेट बिल ही पास हुए हैं, बाकी प्राइवेट बिल जनरली पास ही नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड ऑर्डिनरी बिल के बारे में, इनका क्या क्या सीन है। सबसे पहले मनी बिल एंड फाइनेंस बिल के बारे में बात करते हैं। फाइनेंस बिल 2 तरह के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। मनी बिल जो कि हमारा आर्टिकल 110 में मेंशन्ड है, फाइनेंस बिल जो है हमारा आर्टिकल 117(1) में मेंशन्ड है। मनी बिल क्या है? कंटेन्स ओनली प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्सेशन, बोरोइंग, कंसोलिडेशन, कंटिजेंसी फंड, गारंटीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बस इस टाइप के प्रोविजंस को कंटेन करता है, ठीक है। फाइनेंस बिल टाइप 1 क्या करता है? कवर्स मैटर ऑफ आर्टिकल 110 प्लस अदर जनरल लेजिस्लेशन। फाइनेंस बिल टाइप 1 में क्या होता है? मनी बिल का तो प्रोविज़न तो होता ही होता है, उसके साथ दूसरे भी जनरल लेजिस्लेशन के प्रोविजंस हो सकते हैं, ठीक है। मनी बिल के बारे में इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, बस लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ओनली बाय मिनिस्टर एंड ओनली विद प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, ठीक है। मनी बिल का इंपॉर्टेंस ये है कि ये बस लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, और ये बस मिनिस्टर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। वेयर एज फाइनेंस बिल टाइप 1 जो है इसको कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ये भी बस लोकसभा में भी ये भी बस लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और इसको भी
प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की ज़रूरत होती है इंट्रोडक्शन से पहले। नेक्स्ट, मनी बिल में क्या होता है कि स्पीकर्स डिसीजन फाइनल होते हैं। स्पीकर ही डिसाइड करता है कि वेदर द बिल इज़ मनी बिल और नॉट। यहाँ पे नो सच सर्टिफिकेशन बाय स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर के द्वारा ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड, राज्यसभा के पास उतनी पावर नहीं है कि वो मनी बिल को रिजेक्ट या अमेंड कर दे, है ना। कैन ओनली रिकमेंड विद इन 14 डेज, वो बस रिकमेंड कर सकता है, वो भी 14 दिन के अंदर, जिसको लोकसभा डिसाइड कर सकता है कि हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है राज्यसभा के रिकमेंडेशन को, ठीक है। प्रेसिडेंट इसको प्रेसिडेंट कैन गिव एसेंट और विदहोल्ड बट कैन नॉट रिटर्न द बिल, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होते हैं इसको एक्सेंट दे सकते हैं या विदहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसको रिटर्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लाजमी सी बात है कि उन्हीं के प्रायर रिकमेंडेशन से ये लेके आया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन गवर्नमेंट प्रपोजल ड्राफ्टेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जैसे कि हमारा बजट और टैक्सेशन होता है, दैट फॉल्स अंडर मनी बिल। नेक्स्ट, फाइनेंस बिल टाइप 1 को राज्यसभा अमेंड और रिजेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट फॉर टैक्स रिडक्शन एबॉलिशन, प्रेसिडेंट्स नीड्स रिडक्शन और एबॉलिशन नीड्स प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। लोकसभा कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट राज्यसभा अमेंड, लोकसभा जो है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है फाइनेंस बिल टाइप 1 को, बट राज्यसभा जो है वो लोकसभा कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, राज्यसभा अमेंडमेंट कर सकता है। फाइनेंस बिल टाइप 1 को प्रेसिडेंट कैन गिव एसेंट, विदहोल्ड और रिटर्न, ठीक है, इसको रिटर्न भी कर सकता है फाइनेंस बिल टाइप 1 को, ठीक है। वेयर एज इन द केस ऑफ मनी बिल, प्रेसिडेंट इसको क्या कर सकते थे कि या तो इसको एसेंट दे सकते थे या विदहोल्ड कर सकते थे, बट कैन नॉट रिटर्न, बट यहाँ पे वो रिटर्न भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ड्राफ्टेड फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस बिल टाइप 1 भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ड्राफ्ट होता है, जनरल टैक्सेशन और जनरल लॉ के बारे में होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। फाइनेंस बिल टाइप 2 जो है 117 क्लॉज 3 में मेंशन है। ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल टाइप 2 के बारे में देखते हैं। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और राज्यसभा बाई मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, ठीक है। ऑर्डिनरी है तो कहीं भी कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, मिनिस्टर भी, नॉन मिनिस्टर भी, ठीक है। सिमिलरली फाइनेंस बिल टाइप 2 क्या है, डील्स विथ एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड बट नॉट रिलेटेड टू आर्टिकल 110 टैक्स बोरोइंग एटसेट्रा, ठीक है। ये बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड से क्या क्या हमने एक्सपेंडिचर करा उसके बारे में बात करता है, बट इसका जो प्रोविजंस होता है वो आर्टिकल 110 से रिलेटेड नहीं होता है, टैक्स एंड बोरोइंग से रिलेटेड नहीं होता है। नो नीड फॉर प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, ऑर्डिनरी बिल लेके आने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं होती है। सिमिलरली फाइनेंस बिल टाइप 2 जो होता है कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वेल एंड गुड। राज्यसभा कैन अमेंड और रिजेक्ट फ्रीली, राज्यसभा इसको अमेंड और रिजेक्ट कर सकता है। प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे फाइनेंस बिल टाइप 2 में प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन नहीं जरूरी होता है, ठीक। डज नॉट रिक्वायर स्पीकर सर्टिफिकेशन, ऑब्वियस सी बात है, ये फाइनेंस मनी बिल है ही नहीं तो क्यों सर्टिफिकेशन चाहिए। नेक्स्ट, गवर्न बाई ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, हाँ ठीक है। इन केस ऑफ डेडलॉक प्रेसिडेंट में समन जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द पार्लियामेंट, ये अगर ऑर्डिनरी बिल में डेडलॉक हो रहा है तो जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को समन किया जा सकता है, ठीक है। इफ़ डिफीटेड इन लोकसभा व्हेन इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर मे लीड टू गवर्नमेंट रेजिग्नेशन, अगर मिनिस्टर के द्वारा कोई ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस किया गया है एंड वो लोकसभा में डिफीट हो गया तो दैट कैन लीड टू द गवर्नमेंट रेजिग्नेशन। प्रेसिडेंट कैन गिव एसेंट, विदहोल्ड और रिटर्न, फाइनेंस बिल टाइप 2 को जो प्रेसिडेंट है उसको एसेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस के बारे में, ठीक है। ये एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैकेनिज्म है टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन लोकसभा राज्यसभा ओवर अ बिल। अगर कोई बिल बहुत ही पेंडिंग होता है तो डेडलॉक हो जाता है, तो उस केस में ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैकेनिज्म है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के लोग साथ में बैठते हैं एंड देन दे डिसाइड कि क्या करना है इसका। फिर इस केस में प्रेसिडेंट कैन समन बोथ द हाउस फॉर अ जॉइंट सिटिंग टू डेलिब्रेट एंड वोट, ऑब्वियस सी बात है। ये किसके किसके लिए एप्लीकेबल है, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल टाइप 2 में ही जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न है, वेयर एज मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, ठीक है।
प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे उसके? लोकसभा के स्पीकर होंगे, अगर वो ऑब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर होंगे, अगर वो भी ऑब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन और राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होंगे वो प्रेसाइड करेंगे। ठीक है, ऑर्डर देख लो, स्पीकर साहब या डेप्यूटी स्पीकर साहब, ये दोनों लोग नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसमें वाइस प्रेसिडेंट नहीं आते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो तो मेंबर ऑफ द हाउस है ही नहीं। जॉइंट सिटिंग कैन बी इन्वॉल्व इन ओनली 3 टाइम्स। जॉइंट सिटिंग जो है वो 3 बार ही इन्वोक किया जा सकता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नेवर प्रेसाइड जॉइंट सिटिंग, मैंने अभी बताया ना। क्यों? क्योंकि वो मेंबर होते ही नहीं है हाउस के। बिल पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। हाँ, अगर जॉइंट सिटिंग हो रहा है तो उस केस में जो बिल होगा वो कैसे पास होगा? बाय सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी व्हेन आई से दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। नेक्स्ट देखते हैं बजट इन पार्लियामेंट। बजट कैसे प्रेजेंट होता है, क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द बजट एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। द वर्ड बजट इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। बजट कीवर्ड कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। रेलवे बजट को सेपरेट किया गया जनरल बजट से 1924 में। ठीक है, उससे पहले रेलवे बजट और जनरल बजट साथ में आया जाता था। ये सेपरेशन किसके कमेटी के रिकमेंडेशन के हेल्प से हुआ? बेस्ड ऑन ऑकवर्थ कमेटी रिपोर्ट। ऑकवर्थ कमेटी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन को कंसिडर करते हुए रेलवे बजट और जनरल बजट को सेपरेट किया गया था। ठीक है, बट 2017 में रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया जनरल बजट के साथ। ठीक है, ये की फैक्ट याद रखना। 1924 में सेपरेट किया गया था, 2017 में मर्ज कर दिया गया था। सेपरेट किसके कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था? ऑकवर्थ कमेटी रिकमेंडेशन पे किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रेसिडेंट इंश्योर करता है, इंश्योर से स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर इज लेड बिफोर बोथ द हाउस। ठीक है, प्रेसिडेंट इंश्योर करते हैं कि एक स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट, कितना पैसा आया और कितना एक्सपेंडिचर है, वुड बी लेड बिफोर बोथ हाउस एवरी ईयर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नो डिमांड ऑफ ग्रांट कैन बी मेड विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट नहीं मांगा जा सकता है। नो विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अनलेस अप्रूव्ड बाय लॉ चार्ज एक्सपेंडिचर। देखो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी विड्रॉल मनी का नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो अप्रूव्ड बाय लॉ के द्वारा अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड आर इज़ नॉट वोटेड बाय पार्लियामेंट बट कैन बी डिस्कस्ड। जो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं कंसोलिडेटेड फंड में, उस पर कोई भी वोटिंग नहीं होती है। ठीक है, बट पार्लियामेंट जो है उस पर डिस्कशन कर सकता है। वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट इज़ द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा हैज़ नो रोल। ठीक है, डिमांड ऑफ ग्रांट पे जो वोटिंग होती है वो राज्यसभा की एक्सक्लूसिव राइट होती है, उसमें राज्यसभा का कोई से नहीं होता है। पार्लियामेंट कैन मूव कट मोशन टू रिड्यूस और रिजेक्ट ग्रांट्स। ठीक है, हाँ, पार्लियामेंट जो होता है 3 टाइप के कट मोशन इशू करता है, जिसमें वो बेसिकली रिड्यूस करता है और या रिजेक्ट करता है ग्रांट को। तो सबसे पहला होता है पॉलिसी कट। पॉलिसी कट में क्या होता है? डिसअप्रूव्ड पॉलिसी डिमांड रिड्यूस टू रेस 1। सो बेसिकली जो भी पॉलिसी होती है उसको डिसअप्रूव कर दिया जाता है और उसमें जो भी पैसे का डिमांड होता है वो 1 रुपया बन जाता है कि हाँ भाई, आपने 1 करोड़ मांगा था, 1 रुपया देंगे, 1 लाख करोड़ मांगा था, 1 रुपया ही देंगे। बेसिकली पॉलिसी को एकदम ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए इसका नाम है पॉलिसी कट। पॉलिसी को कट कर दिया गया। इकोनॉमिक कट मोशन होता है। इकोनॉमिक कट में क्या होता है कि डिमांड रिड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक अमाउंट। बेसिकली आपने डिमांड मांगा था x, लेकिन हम x/4 ही आपको दे पाएंगे। इस टाइप का जो कट होता है वो इकोनॉमिक कट होता है। नाम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इकोनॉमिक कट मैंने पैसे में कट आ गया। टोकन कट। टोकन कट क्या होता है? फॉर स्पेसिफिक ग्रीवांसेस रिडक्शन बाई 100 रुपीज़। बेसिकली इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, बट ये ग्रीवांस को शो करने के लिए, स्पेसिफिक ग्रीवांस को शो करने के लिए टोकन कट मोशन लेके आया जाता है, जिसमें जो भी अमाउंट आपको आपका अप्रूवल है या जो आपने डिमांड करा है, लेट्स से एक्स अमाउंट, उसमें से 100 रुपीज़ का एज ए टोकन डिडक्ट कर लिया जाएगा, सो दैट यू हैव दैट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भाई, इसमें कुछ ना कुछ ग्रीवांसेस हैं लोगों को। 3 टाइप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड।
गवर्नमेंट के फंड कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 में मेंशन्ड है। इसमें क्या है, ऑल रिसीट एंड पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड डेबिटेड हियर, नो मनी कैन बी ड्रॉन विदाउट पार्लियामेंट लॉ, पार्लियामेंट के लॉ के बिना कोई भी मनी यहाँ से विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो फंड होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 में ही मेंशन्ड है। इसमें क्या होता है, फंड्स लाइक पीएफ, सेविंग, डिपॉजिट्स, रिमिटेंसेस एटसेट्रा इसमें होते हैं। वेयर एज कंसोलिडेटेड फंड में क्या होते हैं, ऑल रिसीट और पेमेंट्स होते हैं ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक अकाउंट कमेटी में क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर, इससे पैसा निकालने के लिए एग्जीक्यूटिव एक्शन की ज़रूरत होती है, कोई पार्लियामेंट्री का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। नेक्स्ट होता है हमारा कंटिजेंसी फंड, आर्टिकल 267 में मेंशन्ड है। इसमें इसको कैसे यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, जैसे हमारे कोरोना वाले सीन में हो गया था कि अनफोर्सीन कोई सिचुएशन आ गया, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर लग रहा है, उस केस में हम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का यूज़ करते हैं। एट प्रेसिडेंट्स डिस्पोजल, लेटर अप्रूव बाई पार्लियामेंट, पेशेंट के अप्रूवल से इसको निकाल सकते हैं, बाद में इसको पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। हाँ, कौन कौन से बिल में राज्यसभा ऊपर होता है, लोकसभा ऊपर होता है, या कौन कौन से बिल में दोनों बराबर होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ऑर्डिनरी बिल में लोकसभा राज्यसभा दोनों बराबर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी लोकसभा राज्यसभा दोनों बराबर होते हैं। फाइनेंस बिल टाइप 2 में भी लोकसभा राज्यसभा दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में भी दोनों बराबर होते हैं। इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा कैन अलोन इनिशिएट रिमूवल। ठीक है, हाँ देखो, इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा कैन अलोन इनिशिएट रिमूवल, अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनरी बिल इशूड बाय प्रेसिडेंट, अप्रूवल फॉर एक सेकेंड, आई थिंक ओनली बाई लोकसभा राज्यसभा। राज्यसभा लोकसभा दोनों बराबर कहाँ कहाँ पे होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फाइनेंस बिल टाइप 2, है ना, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इस केस में इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में लोकसभा राज्यसभा बराबर होते हैं, बट राज्यसभा कैन अलोन इनिशिएट रिमूवल, राज्यसभा अलोन जो है वो रिमूवल इनिशिएट कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट का, जो उसके चेयरमैन होते हैं। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट, इस केस में भी लोकसभा राज्यसभा इक्वल होते हैं। एंड अप्रूवल फॉर इमरजेंसी में भी लोकसभा राज्यसभा इक्वल होते हैं। अब देखते हैं कि कहाँ पे लोकसभा इज़ ग्रेटर देन राज्यसभा। ठीक है, मनी बिल में लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा होता है बड़ा। ठीक है, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट मनी बिल, इसलिए यहाँ पे लोकसभा का ज़्यादा से होता है। मनी बिल टाइप 1 में भी ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस बजट, कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। रिजोल्यूशन फॉर डिसकॉन्टिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओनली इन लोकसभा। ठीक है, अगर हमको नेशनल इमरजेंसी का डिसकॉन्टिन्यू करना है तो वो चीज़ बस लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकती है, राज्यसभा में नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे भी लोकसभा का ज़्यादा से है राज्यसभा से। नेक्स्ट देखते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो भी लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट ओनली इन लोकसभा। स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग, हाँ देखो जॉइंट सिटिंग हो रही है, लोकसभा राज्यसभा दोनों तरह के लोग मिल रहे हैं, उसको प्रिसाइड भी स्पीकर करेंगे, तो यहाँ भी लोकसभा बड़ा हो जाता है राज्यसभा से। अब देखते हैं कि राज्यसभा कहाँ कहाँ पे बड़ा होता है लोकसभा से, इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है, स्टेट लॉ पे अंडर आर्टिकल 249 राज्यसभा कैन ऑथोराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट अंडर आर्टिकल 249। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा बड़ा हो जाता है। राज्यसभा कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस फॉर सेंटर एंड स्टेट अंडर आर्टिकल 312। ठीक है, राज्यसभा के पास ये पावर है कि ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकता है, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए या किसी एक के लिए। स्पेशल पावर कन्फर्ड टू राज्यसभा, कुछ कुछ स्पेशल पावर्स जो होते हैं जो राज्यसभा को कन्फर्ड होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या क्या हैं अंडर आर्टिकल 105। ठीक है, पहला देखते हैं कलेक्टिव प्रिविलेज, फिर देखेंगे इंडिविजुअल प्रिविलेज। कलेक्टिव प्रिविलेज क्या है, राइट टू पब्लिश रिपोर्ट, डिबेट, प्रोसीडिंग्स, ऑल्सो टू प्रोहिबिट पब्लिकेशन, ये हमारा कलेक्टिव प्रिविलेज होता है पार्लियामेंट का।
कैन एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स, होल्ड सीक्रेट थिंग्स होल्ड कर सकता है। कैन रेगुलेट ओन प्रोसीजर एंड बिजनेस एडजुडिकेट। कैन पनिश मेंबर आउटसाइड फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, वो जाहिर सी बात है। राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी मेंबर्स अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन और रिलीज, किसी भी मेंबर का अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन या रिलीज हुआ उस पर इमीडिएट इन्फॉर्मेशन सीख कर सकता है। कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर इनटू पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में क्या हुआ, क्या बोला गया, उसमें कोर्ट का कोई इंक्वायरी नहीं हो सकता है, ठीक है। नो अरेस्ट ऑन लीगल प्रोसेस विद इन हाउस विद इन हाउस प्रेमाइसेस विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसाइडिंग ऑफिसर। हाँ देखो, कोई भी अरेस्ट नहीं हो सकता है ऑन लीगल प्रोसेस विद इन हाउस प्रेमाइसेस विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसाइडिंग ऑफिसर। अगर प्रेसाइडिंग ऑफिसर का परमिशन नहीं है तो किसी भी टाइप का अरेस्ट किसी भी मेंबर का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेज क्या होता है। कैन नॉट बी अरेस्टेड, अरेस्ट नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट मेंबर को ड्यूरिंग सेशन एंड 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर सिविल केसेस ऑनली। सिविल केस में 40 डेज़ का नोटिस दिया जाना चाहिए, ठीक है, अरेस्ट करने से पहले, और सेशन के टाइम तो आप उसको अरेस्ट कर ही नहीं सकते। इनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है इन पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच। नो कोर्ट प्रोसीडिंग फॉर स्टेटमेंट वोट्स इन हाउस एंड कमेटी। ड्यूरिंग पार्लियामेंट के स्पीच में ये क्या बोल रहे हैं उस पर इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोर्ट का प्रोसीडिंग नहीं लग सकता है। एग्जम्प्टेड फ्रॉम जूरी सर्विस से एग्जम्प्ट होते हैं। कैन रिफ्यूज़ टू गिव एविडेंस एज विटनेस ड्यूरिंग सेशन में एज ए विटनेस के तरफ पे उनको यूज़ करने से वो मना कर सकते हैं, ठीक है। नोट क्या है नोट, प्रिविलेजेस अप्लाई टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड यूनियन मिनिस्टर्स, नॉट टू प्रेसिडेंट। ये जो प्रिविलेजेस हैं प्रेसिडेंट को नहीं है, ये अटॉर्नी जनरल को है, अप्लाई होता है अटॉर्नी जनरल को और यूनियन मिनिस्टर को, नॉट टू द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 105 के अकॉर्डिंग मेंशंस टू एक्सप्रेस प्रिविलेज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज व्हेन एनीवन डिसरिगार्ड्स और अटैक द प्रिविलेजेस, राइट और इम्यूनिटीज ऑफ अ मेंबर ऑफ हाउस, उसको क्या बोलते हैं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस बोलते हैं, कलेक्टिव या इंडिविजुअली। इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड इज़ पनिशेबल बाई हाउस। कंटेम्प्ट ऑफ हाउस क्या होता है, एनी एक्ट और ओमिशन दैट obstruct the house, its members, its or officers in performing their functions is treated as contempt of house। कोई भी जो कि इसमें बाधा पहुंचाता है उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में असेंबली और काउंसिल के बारे में बात करते हैं। विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेजेंट इन ऑल स्टेट्स, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़ में प्रेजेंट है ये, ठीक है, सारे स्टेट्स में। बट ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बस 6 स्टेट्स में ही है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी एंड बिहार में। आर्टिकल 169 के तहत असेंबली कैन पास स्पेशल रिजोल्यूशन मेजॉरिटी ऑफ टोटल एंड 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग टू एबॉलिश और क्रिएट काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए असेंबली जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी विद 2/3 मेजॉरिटी से पास कर सकता है, वहाँ पे जो होगा ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी गठन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हाँ, तो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मिनिमम स्ट्रेंथ जो होता है 60 होता है, मैक्सिमम जो होता है 50 होता है, ठीक है। मिनिमम 30 फॉर आंध्र प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा। मिनिमम सीट इसमें जो होना चाहिए वो 60 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए।
कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली में, बट आंध्र प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा में मिनिमम है, जो कि नंबर 30 है। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। मैक्सिमम 1/3 ऑफ द असेंबली स्ट्रेंथ लिया जा सकता है, मिनिमम 40 लिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नर कैन नॉमिनेट 1 एंग्लो इंडियन मेंबर इफ़ नॉट रिप्रेजेंटेड। लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एंग्लो इंडियन मेंबर को गवर्नर जो है नॉमिनेट कर सकते हैं। सीट फॉर SC/ST एज पर पॉपुलेशन SC/ST के लिए सीट जो है वो रिजर्व किया जा सकता है, ठीक है। 95th अमेंडमेंट टिल 2020। रिजर्वेशन फॉर SC/ST इन असेंबली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बात कर लिया हमने। टर्म क्या होता है? 5 years फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग आफ्टर इलेक्शन, कैन बी डिसॉल्व बाई गवर्नर एनी टाइम, सही बात है। सिमिलरली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो राज्यसभा के तहत जैसे ही परमानेंट बॉडी होता है, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। 1/3 ऑफ द मेंबर एवरी 2 year रिटायर करते हैं, और एलिजिबल फॉर री इलेक्शन और री नॉमिनेशन के लिए भी वो एलिजिबल होते हैं। टर्म जो होता है कैन बी एक्सटेंडेड बाई लॉ ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के दौरान इसको 1 साल से एट ए टाइम इसका जो ड्यूरेशन है एक्सटेंड किया जा सकता है टर्म का। स्पीकर इलेक्टेड बाई असेंबली स्पीकर का इलेक्शन करती है। रिमेन्स ड्यूरिंग लाइफ ऑफ असेंबली, लाइफ के असेंबली द वैकेट्स इफ़ सीजेस टू बी मेंबर, अगर वो मेंबर नहीं रह रहे हैं तो वो वैकेट करना पड़ेगा। वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन इलेक्टेड बाई काउंसिल, रिमूव्ड बाई रेजोल्यूशन। मेजॉरिटी जो होता है 14 days नोटिस का होता है। प्रिसाइड्स मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ असेंबली डिज़ोल्व्स, अगर असेंबली डिज़ोल्व होती है तो स्पीकर स्टेज टिल न्यू, अगर नया जब तक नहीं आता है तब तक वो स्पीकर बने रहते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्टेड बाई काउंसिल, रिमूव्ड बाई काउंसिल, रिमूव्ड बाई रिजोल्यूशन, 14 days नोटिस देना पड़ता है। रिमूव्ड बाई रिजोल्यूशन मेजॉरिटी, जो स्पीकर होते हैं यहाँ के वो इलेक्ट किए जाते हैं। इफ़ असेंबली डिज़ोल्व स्पीकर स्टे टिल न्यू, रिमूव्ड बाई रिजोल्यूशन का 14 days, ठीक है। यहाँ पे भी रिजोल्यूशन 14 days दे के और लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी वाइस डेप्यूटी चेयरमैन को रिमूव किया जा सकता है। ये एक्ट एज चेयरमैन इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। चेयरमैन को यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे याद रखना, चेयरमैन इलेक्टेड बाई काउंसिल, डेप्यूटी चेयरमैन का भी इलेक्शन होता है बाई काउंसिल। ये राज्यसभा जैसे नहीं है कि यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट होते थे वो इसके चेयरमैन हो जाते थे, क्योंकि राज्य में तो कोई वाइस चेयरमैन या वाइस गवर्नर का कोई पोस्ट ही नहीं होता। डेप्यूटी स्पीकर इलेक्टेड रिमूव्ड सिमिलरली एक्ट एज, डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट या रिमूव किया जा सकता है। एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंट, हाँ जब नहीं है चेयरमैन साहब तो डेप्यूटी चेयरमैन साहब जो होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। चेयरमैन कैन यूज़ कास्टिंग वोट नॉट इंजॉयड बाई स्पीकर। चेयरमैन हैज़ कास्टिंग वोट, चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट होता है जो कि स्पीकर के पास नहीं होता है। स्पीकर डज नॉट वोट फर्स्ट बट हैज़ कास्टिंग वोट इन टाइम। स्पीकर ऑफ असेंबली डिसाइड्स इफ अ बिल इज़ मनी बिल, डिसीजन इज़ फाइनल, सेम एज द लोकसभा राज्यसभा। 5 स्टेट विद द मोस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली नंबर, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 403, देन वेस्ट बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243, तमिलनाडु में 234। ये 5 राज्य है जहाँ पे बहुत ज़्यादा असेंबली मेंबर्स का नंबर होता है। काउंसिल कंपोजिशन क्या होता है? काउंसिल का कंपोजिशन जो होता है लोकसभा काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल का 1/3 बाई लोकल बॉडी से इलेक्ट होते हैं, 1/12 बाई ग्रेजुएट से इलेक्ट होते हैं, 1/12 बाई टीचर से इलेक्ट होते हैं, ठीक है। 1/3 जो होते हैं बाई असेंबली के से इलेक्ट होते हैं, 1/6 का नॉमिनेशन होता है। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि 1/3 मेंबर जो होते हैं लोकल बॉडी से इलेक्ट होते हैं, 1/12 ग्रेजुएट सिलेक्ट करते हैं, 1/12 टीचर सिलेक्ट करते हैं, 1/3 असेंबली इलेक्ट करती है, 1/6 नॉमिनेट किए जाते हैं बाई गवर्नर। डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं अगर चेयरमैन का पोस्ट जो है वो वैकेंट है। पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बात कर देते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स अ मेंशन ऑफ दिस कमेटी एट डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट प्लेसेस, but without making any specific provisions regarding their composition, tenure and function, ठीक है। Committee appointed or nominated by Speaker, Chairman of the House. Minister is not eligible for Finance Committee, Minister जो होते हैं फाइनेंस कमेटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। डिपार्टमेंट कमेटी, वुमेन एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट एश्योरेंस, पेंशन, पिटीशन एंड वेलफेयर ऑफ SC/ST कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते हैं मिनिस्टर लोग।
ठीक है। देखते हैं फाइनेंस कमेटी के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइनेंस कमेटी कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी सेटअप अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर इसका गठन होता है। एस्टिमेट कमेटी फर्स्ट सेटअप इन 1921, प्रेजेंट फॉर्म फ्रॉम 1950, जॉन मथाइज रिकमेंडेशन से फाइनेंस कमेटी का गठन हुआ। ठीक है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कब क्रिएट किया गया, 1964 में, कृष्ण मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से एंड 7 राज्यसभा से। एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं, ऑल लोकसभा से। लार्जेस्ट कमेटी होती है कौन सी, एस्टिमेट कमेटी। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स, और सारे लोकसभा से होते हैं। पब्लिक ऑन कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट में भी 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है। मेंबर्स वाला नंबर ही पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, सबसे ज़्यादा मेंबर किस में होते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना कि पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में सेम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, 22, और दोनों में इनका बाइफर्केशन भी सेम होता है कि 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा, इन कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड इन पब्लिक अकाउंट कमेटी। इन तीनों का टर्म जो होता है 1-1 साल के लिए होता है, बीट पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो सिंस 1967 है। चेयरमैन फ्रॉम अपोजिशन, जनरली पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जो होता है वो अपोजिशन से होता है। एस्टिमेट कमेटी ओनली लोकसभा मेंबर्स होते हैं। और पब्लिक कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग का क्या सीन है कि चेयरमैन फ्रॉम लोकसभा ओनली, इलेक्टेड बाय स्पीकर फ्रॉम लोकसभा। एस्टिमेट्स द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी के एनुअल ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करता है कौन, पब्लिक अकाउंट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी का क्या काम है, ये एग्जामिन करता है एस्टिमेट्स इन बजट एंड सजेस्ट इकोनॉमीज या इम्प्रूवमेंट्स को सजेस्ट करता है। कमिटीज़ ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्या करता है, एग्जामिन्स रिपोर्ट्स अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है। राज्यसभा हैज़ नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस व्हाट डू से एस्टिमेट कमेटी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़। ये टोटल 24 इन नंबर होती हैं। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी कितनी होती हैं, 24 होती हैं। कमिटीज़ टू इंक्वायर कौन कौन सी होती हैं, कमेटी ऑन पिटिशन, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस, एथिक्स कमेटी होती है। कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल में कौन कौन सी आती है, कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमेटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन चेक्स इफ डेलीगेटेड rule making power is properly exercised or not. Committee on papers laid on table, committees on welfare of SC/STs, committee on empire of environment, joint committee on offices of profit, ये scrutiny and control के अंदर आता है। committees रिलेटिंग टू डे टू डे बिजनेस में क्या आता है, एडवाइजरी कमेटी आती है, प्राइवेट मेंबर्स बिल आता है, रूल्स कमेटी, कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर फ्रॉम सिटिंग, हाउस कीपिंग और सर्विस कमेटी में कौन कौन क्या आता है, रिलेटेड टू मेंबर फैसिलिटी एक्सरसाइज, जनरल पर्पस कमेटी, हाउस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज अलावेंसेस एंड मेंबर। अटॉर्नी जनरल और वाइस प्रेसिडेंट कैन बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमेटी। अटॉर्नी जनरल एंड वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे दे कैन बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज़। पार्लियामेंट्री फोरम के बारे में बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री फोरम्स क्या होते हैं, फर्स्ट फोरम पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। कब कंस्टिट्यूट किया गया, 2005 में। एट प्रेजेंट कितने पार्लियामेंट्री फोरम से, 8 पार्लियामेंट्री फोरम एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर्स टू इंटरैक्ट विथ मिनिस्टर, एक्सपर्ट एंड नोडल ऑफिसर्स। ठीक है। सेंसिटाइज members on key issues, ground realities and equip them with latest information। कंपोजिशन क्या होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं ऑफ ऑल फोरम्स। एक्सेप्शंस क्या है, इन पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट एंड स्पीकर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो को प्रेसिडेंट होते हैं। किस में, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ वाले में। नो मोर देन 31 मेंबर, 31 से ज़्यादा नहीं होते हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अप टू 21 फ्रॉम लोकसभा हो सकते हैं एंड अप टू 10 फ्रॉम राज्यसभा हो सकते हैं। टेन्योर क्या होता है, मेंबर्स टर्म इन फोरम इज कोटर्मिनस विथ देयर मेंबरशिप इन देयर रिस्पेक्टिव हाउसेस। पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री ग्रुप में क्या क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, पर्पस है प्रोमोट्स इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशन
इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, acts as National Group for Inter-Parliamentary Union, acts as India Breach of Commonwealth Parliamentary Association, autonomous body formed in 1949. स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं किसकी, पार्लियामेंट्री ग्रुप की। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं किसके, पार्लियामेंट्री ग्रुप के। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ग्रुप का। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 231 तक हाई कोर्ट का बात करता है। इनॉग्रेटेड 26 जनवरी 1950 को सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट को इंट्रोडक्शन हुआ फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रिप्लेस्ड ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल इन 1950, ठीक है। 28 जनवरी 1950 को इनॉग्रेट हुआ सुप्रीम कोर्ट। सिमिलरली हाई कोर्ट का क्या हुआ, ओरिजिनेटेड इन 1862, फर्स्ट हाई कोर्ट कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद इन 1866, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट। 7th अमेंडमेंट जो 1956 में हुआ उसमें क्या बोला गया, कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और यूटीज हो सकते हैं। एज ऑफ 25 हाई कोर्ट्स हैं टोटल हमारे इंडिया में, ठीक है। दिल्ली एज सीट, CJI कैन अपॉइंट अदर सीट्स, Parliament cannot curtail Supreme Court jurisdiction but can extend Supreme Court as custodian of Constitution, ठीक है। Every High Court के पास Chief Justice होता है, other judges as President may appoint। CJI of High Court, Chief Justice of India of CJ of High Court, Chief Justice of High Court, CJ of High Court appointed by President after consultation with CJI of India and State Governor। Strength not fixed, left to President। Composition क्या होता है, सेंटर 2019 में 34 जजेस थे इंक्लूडिंग CJI। जजेस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जज जो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। और सेंटर में कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या था, टोटल 34 जजेस थे इंक्लूडिंग CJI, ठीक है। CJI जो होते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट्स आफ्टर कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस। अदर जजेस क्या क्या है इसमें, प्रेसिडेंट आफ्टर CJI। अदर जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, प्रेसिडेंट आफ्टर CJI इन अदर जजेस, अदर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस कंसल्टेड, फिर उसका अदर जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। कंसल्टेशन विद CJI ऑब्लिगेटरी फॉर अपॉइंटमेंट, स्पेशली नॉन CJI, ठीक है। CJI का कंसल्टेशन ऑब्लिगेटरी होता है अपॉइंटमेंट के लिए, स्पेशली फॉर नॉन CJI पोजीशन के अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, हाई कोर्ट के जज हुए होने चाहिए फॉर 5 years या एडवोकेट फॉर 10 years या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। नो मिनिमम एज, कोई भी मिनिमम एज नहीं है क्या होने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जज होने के लिए या चीफ जस्टिस होने के लिए। सिमिलरली हाई कोर्ट में क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर 10 years, 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस में होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में फॉर 10 years, नो प्रोविज़न फॉर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, नो मिनिमम एज। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बात करा CJI के केस में कि अगर ये प्रेसिडेंट के ओपिनियन में जूरिस्ट हैं, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, तो CJI बन सकते हैं। बट यहाँ पे हाई कोर्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का, या और यहाँ पे भी हाई कोर्ट पे भी कोई मिनिमम एज का रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया नहीं है। ओथ कौन दिलवाता है, बिफोर प्रेसिडेंट, और हाई कोर्ट में ओथ बिफोर गवर्नर। टेन्योर क्या होता है, नो फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। टेन्योर जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई फिक्स नहीं किया गया है। होल्ड्स ऑफिस टिल 65 years, कैन रिजाइन टू प्रेसिडेंट, कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्स रिकमेंडेशन फॉर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। 65 years तक की एज तक रह सकते हैं, इनको रिज़ाइन भी करना, हटाया भी जा सकता है बाय प्रेसिडेंट ऑन पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन फॉर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सिमिलरली यहाँ पे जो हाई कोर्ट में होता है, यहाँ पे भी कोई फिक्स टर्म कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं है। इसमें ऑफिस को होल्ड करेंगे टिल 62 years ऑफ एज, जब तक वो 62 साल के नहीं हुए तब तक होल्ड कर सकते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट में 65 years ऑफ एज। यहाँ पे भी कैन रिजाइन टू प्रेसिडेंट, कैन बी रिमूव्ड बाई प्रेसिडेंट ऑन पार्लियामेंट्स रिकमेंडेशन फॉर मिसकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। रिमूवल देखते हैं कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में। फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेटेड बाई जज इंक्वायरी एक्ट 1968 का जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है उसको अगर वायलेट किया गया तो उसमें इनका
मोशन लेड बाई 100 लोकसभा एंड 50 राज्यसभा मेंबर। रिमूवल के लिए इनके पास 100 लोकसभा मेंबर एंड 50 राज्यसभा मेंबर का के द्वारा मोशन साइन होना चाहिए। एडमिटेड बाय स्पीकर एंड चेयरमैन, चेयरमैन एंड स्पीकर के द्वारा एडमिट किया होना चाहिए। पास्ड बाय बोथ द हाउसेस विद स्पेशल मेजॉरिटी। एड्रेस टू प्रेसिडेंट, नो सुप्रीम कोर्ट इम्पीच्ड सो फार, अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट इम्पीच नहीं हुआ है। हाई कोर्ट के रिमूवल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सेम एज सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल, इम्पीचमेंट प्रोसेस सेम है। आफ्टर मोशन पास्ड बाय बोथ हाउसेस बाय स्पेशल मेजॉरिटी, एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट। एक्टिंग और एडहॉक रिटायर्ड जजेस का क्या सीन है? प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एक्टिंग सीजीआई इफ सीजीआई ऑफिस वैकेट्स और एब्सेंट्स और अनेबल। अगर सीजीआई का ऑफिस वैकेंट है, एब्सेंट है या अनेबल है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग सीजीआई का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। एडहॉक क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट कोरम शॉर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कोरम शॉर्ट है तो सीजीआई कैन अपॉइंट हाई कोर्ट जजेस एज एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोरम शॉर्ट पड़ रहा है, 34 जो नंबर है उससे कम है, तो सीजीआई जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकते हैं एज एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, रिटायर्ड सीजीआई कैन रिक्वेस्ट रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस टू एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज टेम्परेरीली। अगर कम पढ़ रहे हैं लोग तो रिटायर्ड सीजीआई जो हैं, ठीक है, उनको रिक्वेस्ट किया जा सकता है बाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज टू एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज टेम्परेरीली। यहाँ पे देखते हैं हाई कोर्ट में क्या है, एक्टिंग, एडिशनल और रिटायर्ड जज का सीन। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एक्टिंग सीजे। प्रेसिडेंट यहाँ पे भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं अगर चीफ जस्टिस का ऑफिस जो वैकेंट है, एब्सेंट या अनेबल है। एडिशनल एक्टिंग जज का भी क्वालिफाइड पर्सन को एक्ट किया जा सकता है अप टू 2 ईयर्स। ठीक है, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कैन बी आस्क्ड टू सिट टेम्पररीली। ठीक है, रिटायर्ड जज को भी पूछा जा सकता है। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर, तो ओरिजिनल आर्टिकल 131 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट ओवर लीगल राइट्स एक्सक्लूड्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी वाटर एंड फिनेंस। क्या है इनका ज्यूरिसडिक्शन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट का केस देख सकते हैं, स्टेट वर्सेस स्टेट का देख सकते हैं, ओवर लीगल राइट्स का देख सकते हैं, जिसमें ये एक्सक्लूड्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पहले की कोई ट्रीटी है तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। वाटर और फाइनेंस के बारे में नहीं कर सकते हैं। रिट आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए रिट इशू कर सकते हैं। अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन क्या है इनका? सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एसएलपी। ठीक है, एडवाइजरी क्या है इनका? साथ साथ देखते चलते हैं। यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन देखते हैं हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है? हियर्स केसेस नॉट बाय अपील इंक्लूड एडमिरलिटी, कंटेम्प्ट, इलेक्शन, रेवेन्यू, फंडामेंटल राइट, ट्रांसफर्ड केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। ये आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट इशू कर सकता है फॉर एनी पर्पस इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, नॉट एक्सक्लूसिव कॉन्करेंट विद सुप्रीम कोर्ट। अपीलिएट क्या होता है? अपीलिएट अपील्स फ्रॉम सबॉर्डिनेट या कोर्ट ट्राइब्यूनल से अगर कुछ अपीलिएट आया वो भी देख सकता है। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट में भी अपीलिएट सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशन एसएलपी से आया तो वो देख सकता है। एडवाइजरी क्या है? आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट सीक सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन। अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांग सकते हैं। सुपरवाइजरी यहाँ पे क्या है? हाई कोर्ट में ओवरऑल कोर्ट ट्राइब्यूनल अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन एक्सेप्ट मिलिट्री। सुपरवाइजरी सुप्रीम कोर्ट में क्या है? ओवरऑल कोर्ट, ये सारे कोर्ट के सुपीरियर होते हैं। ठीक है, ओवरऑल कोर्ट ट्राइब्यूनल इन इंडिया एक्सेप्ट मिलिट्री, मिलिट्री कोर्ट के अलावा सारे कोर्ट का सुपीरियर होता है सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट में क्या है? ओवरऑल कोर्ट्स ट्राइब्यूनल अंडर इस ज्यूरिसडिक्शन, जो हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं उन सब का सुपीरियर होता है। जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट का है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है कैन रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सेंटर स्टेट। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू को ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू का जो पावर हाई कोर्ट का है उसको देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू कैन रिव्यू वैलिडिटी ऑफ लॉज, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, अनलिमिटेड इंटरप्रिटेशन दिस अल्टीमेट इंटरप्रेटर कंसिडर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जजमेंट आर प्रेसिडेंट्स कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइंड
बाई कंटेंट ऑफ कोर्ट 1971। अदर इलेक्शन डिस्प्यूट को भी देख सकता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ डिस्प्यूट हुआ तो रिव्यू ओन जजमेंट, अपने खुद के जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। कंडक्ट ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी कंडक्ट को ये रिव्यू कर सकता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को चेक कर सकता है। पनिश फॉर कंटेम्प्ट के लिए पनिश भी कर सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या क्या है, 143 जो है एनजैक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है, 130 जो होता है सीट के बारे में बात करता है, 141 लॉ बाइंडिंग, 142 इन्फोर्समेंट, 143 कंसल्ट प्रेसिडेंट। अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को फॉर एनी ओपिनियन। इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे क्या है हाई कोर्ट में, 222 222 ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, 227 सुप्रिटेंडेंट ओवर कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जुडिशियल रिव्यू वाली चीज़ें। जुडिशियल रिव्यू क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्रिन है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, यूएस से ओरिजिनेट हुआ है। इंडिया में, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इज़ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ जुडिशियरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, pretty much self-explanatory, needed to uphold constitutional supremacy, maintain federal equilibrium and protect fundamental right. Fine enough. The phrase judicial review is not used in constitution, कहीं पे भी यूज़ नहीं है, but various article grant this power to Supreme Court and High Court, ठीक है। Scope of judicial review in India is narrower than United States of America. United States of America से narrow है judicial review का scope in India. Though the US Constitution also does not explicitly mention it. US का भी कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करता है, बट स्टिल यूएस का जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉडर है एज कम्पेयर टू इंडिया। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन यूजेज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाइल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूजेज प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट यूएस में है, बट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ का कॉन्सेप्ट इंडिया में है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में बात करते हैं। पीआईएल का क्या कॉन्सेप्ट होता है इंडिया में। पीआईएल पाइनियर्ड बाय जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर, ठीक है। पीआईएल जो है एंड जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस वीके कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस पीएन भगवती जो है वो पीआईएल के पाइनियर्ड माने जाते हैं। पीआईएल जो है ऑल्सो कॉल्ड एसएएल सोशल ऑक्शन लिटिगेशन, एसआईएल सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, सीएएल क्लास एक्शन लिटिगेशन, इनका पीआईएल को ये नाम से भी जाना जाता है। 1998 में सुप्रीम कोर्ट फ्रेम्ड गाइडलाइन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मॉडिफाइड इन 1993 एंड 2003। ट्राइब्यूनल क्या होते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड पार्ट 14A ऐड किया गया ट्राइब्यूनल के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में। आर्टिकल 323 क्या बात करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में बात करता है, सर्विस मैटर्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 323B क्या करता है, अदर मैटर्स, टैक्स, लैंड, इलेक्शन एक्सेट्रा के बारे में बात करता है। CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल क्या है, सेटअप इन 1985 एट दिल्ली अंडर राजीव गांधी, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल 1985 में अंडर दिल्ली में बनाया गया अंडर राजीव गांधी। नेक्स्ट देखते हैं CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कवर्स ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सिविल सर्विस, डिफेंस civilian employee, state tribunal for state services. CAT can exclude jurisdiction of court for service matter. Tribunal's jurisdiction defined by parliament, ठीक है। ट्राइब्यूनल का जो jurisdiction होता है पार्लियामेंट के द्वारा डिफाइन होता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होते हैं, आर्टिकल 233 से आर्टिकल 237 रेगुलेट करता है सबऑर्डिनेट क्लॉज को, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पिडेंस को, जजेस अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, ठीक है। रिक्रूटमेंट बाय पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं, NLSA के बारे में। आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड फॉर पुअर एंड वीक। आर्टिकल 14 एंड 22(1) स्टेट मस्ट इंश्योर इक्वल लीगल प्रोटेक्शन एंड जस्टिस। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 एस्टैब्लिश्ड नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा का गठन कब हुआ, 1987 में, ठीक है। लोक अदालत मीन्स पीपल्स कोर्ट, कंपोनेंट ऑफ ADR
अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म का ये कंपोनेंट है लोक अदालत, ठीक है, पीपल कोर्ट बोला जाता है। फर्स्ट लोक अदालत कैंप कब बना था? गुजरात में बना था 1982 में, ठीक है। फर्स्ट लोक अदालत कैंप गुजरात 1982। लोक अदालत हैड स्टैट्यूटरी स्टेटस, इनके पास स्टैट्यूटरी स्टेटस होता है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत। बाइंडिंग अवार्ड होता है, नॉट अपीलिएबल होता है। स्टेटस ऑफ सिविल कोर्ट डिक्री होता है, नो फी, कोई फ़ी नहीं होता है। रिफंड इफ़ सेटल्ड, डिसीजंस फाइनल, मेजॉरिटी डिसीजन बाइंडिंग होते हैं। परमानेंट लोक अदालत क्या होता है? स्टेटस स्टैट्यूटरी होता है ये, ठीक है। ये परमानेंट लोक अदालत क्या है? स्टैट्यूटरी इन नेचर होता है। इस्टेब्लिश कब किया गया? 2002 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत। चेयरमैन कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट जज होता है, हाई कोर्ट जज होता है, हायर जुडिशियल ऑफिसर होता है। डील्स विथ नॉन कंपाउंडेबल सिविल डिस्प्यूट अप टू पेक्यूनियर लिमिट, ठीक है। फाइनल बाइंडिंग अवार्ड बाई मेजॉरिटी। फैमिली कोर्ट क्या होता है? स्टैट्यूटरी कोर्ट होता है ये, एक्सक्लूसिवली फॉर फैमिली डिस्प्यूट, सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट, कंसल्ट्स हाई कोर्ट, ठीक है। मैंडेटरी इन सिटीज़ विथ 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन, 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन वाले सिटीज़ में मैंडेटरी होता है ये फैमिली कोर्ट, ठीक है। अपील्स लाई इन हाई कोर्ट। ग्राम न्यायालय के बारे में बात करते हैं। ग्राम न्यायालय क्या होता है? ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 फॉर स्पीडी रूरल जस्टिस को स्पीडी करने के लिए ग्राम न्यायालय का गठन किया गया 2008 में। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? न्याय अधिकारी होता है, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। मोबाइल कोर्ट पावर्स ऑफ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट होता है ग्राम न्यायालय के पास, और ये मोबाइल कोर्ट होता है। इसका एम क्या होता है? सेटल डिस्प्यूट थ्रू कॉन्सिलेशन एज फॉर एज पॉसिबल, ठीक है। फॉलोज इंडियाज एविडेंस एक्ट, गाइडेड बाय नेचुरल जस्टिस, अपील्स टू कोर्ट ऑफ सेशन, डिस्पोज्ड विद इन 6 मंथ, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट पार्ट 5 के बारे में बात करते हैं। लोकल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड विथ रूरल डेवलपमेंट, 73rd अमेंडमेंट 1992, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट 73rd अमेंडमेंट 1992 के तहत इसका है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ये डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। 73rd अमेंडमेंट क्या है? पार्ट 9 आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O तक 11 शेड्यूल तक टोटल 29 आइटम्स मेंशन है यहाँ पे। 74th अमेंडमेंट क्या है? पार्ट 9 में ही है, पार्ट 9A में ही है, आर्टिकल 243P से 243ZG तक, और ये क्या है? 12th शेड्यूल में मेंशनड है। 18 पार्ट से इसमें 11 शेड्यूल 12 शेड्यूल, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज कमेटी। पंचायती राज कमेटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में बात करते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनाई गई। ये सजेस्ट किया कि 3 टायर सिस्टम का रिकमेंडेशन दिया इन्होंने कि 3 टायर सिस्टम का गठन करो यहाँ पे। अशोक मेहता फिर आए उसके बाद 1977 में, इन्होंने 2 टायर सिस्टम का सजेशन दिया। फिर GVK राव कमेटी आई 1987 में, ये भी 2 टायर सिस्टम का रिकमेंडेशन दिया। फिर डंटावाला कमेटी आई 1978 में, उन्होंने ब्लॉक लेवल प्लानिंग के बारे में बात करा। फिर हनुमंता रॉय, इनका कब आया नहीं पता है, बट इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग की बात करी। LM सिंघवी की कमेटी 1986 में आई, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के बारे में बात करा कि भाई ग्राम पंचायत वगैरह को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दो। फिर थंगन कमेटी आई 1988 में, उन्होंने 3 टायर रिकमेंडेशन दिया। फिर गाडजिल आए 1988 में, इन्होंने 3 टायर रिकमेंडेशन दिया। याद रखना है इस पे, ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन जाता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई 1957 में, क्या इन्होंने रिकमेंडेशन दिया? 3 टायर का दिया। तो एक चीज़ याद रखो कि बलवंत राय मेहता साहब हो गए तुम्हारे, या थंगन और गाडजिल, इन्होंने 3 टायर कमेटी का रिकमेंडेशन दिया। अशोक मेहता एंड GVK राव साहब ने 2 टायर का रिकमेंडेशन दिया, ठीक है। और LM सिंघवी साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के बारे में बात करी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज हाईलाइट के बारे में। 3 टायर विलेज, इंटरमीडिएट, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल का पंचायत। 73rd अमेंडमेंट जो पंचायती राज का हाईलाइट है, 3 लेवल पे 3 टायर सिस्टम के बारे में बात करता है। क्या क्या? विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ग्राम सभा जो है रजिस्टर्ड वोटर इन विलेज, मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड, मेंबर जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। चेयरपर्सन एट इंटर डिस्ट्रिक्ट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। टेन्योर का होता है इनका 5 साल का होता है। इफ़ डिजॉल्व इलेक्शन विद इन नेक्स्ट 6 मंथ, न्यू बॉडी, रिमेनिंग टर्म्स।
डिस्क्वालिफिकेशन का क्या होता है इनका, सेम एज स्टेट लेजिस्लेचर। डिस्क्वालिफिकेशन इनका सेम एज स्टेट लेजिस्लेचर होता है। मिनिमम एज क्या होती है, 21 ईयर होती है ग्राम पंचायती राज के लिए। SC एंड ST रिजर्वेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में SC ST का रिजर्वेशन मिलता है। वीमेन का मिनिमम 1/3 इंक्लूडिंग चेयरपर्सन्स, ठीक है। इंस्टीट्यूशन अंडर 73rd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट के अंडर में क्या क्या इंस्टीट्यूशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है, अपॉइंटेड बाय गवर्नर होता है ये। कंट्रोल इलेक्शन, इलेक्शन को कंट्रोल करता है। रिमूवल लाइक हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, एवरी 5 ईयर इसका गठन होता है। रिव्यूज़ फाइनेंशियल पोजीशन, एडवाइस ऑन टैक्स शेयरिंग। UPSC 2010 का क्वेश्चन भी है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या होता है, एवरी 5 ईयर गठन होता है। रिव्यूज़ फाइनेंस पोजीशन, एडवाइस ऑन टैक्स शेयरिंग, ठीक है। कंपल्सरी प्रोविजंस क्या क्या होते हैं, ग्राम सभा का इस्टेब्लिशमेंट, पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल सीट्स। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शन टू चेयरपर्सन एट इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल, वोटिंग राइट फॉर मेंबर एंड चेयरपर्सन्स। मिनिमम कंटेस्टिंग एज जो होता है 21 होता है। रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड वीमेन ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1/3 होता है। 5 ईयर टर्म्स, फ्रेश इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। पेसा एक्ट, पेसा एक्ट 1996, ठीक है। एक्सटेंशन टू 5th शेड्यूल एरिया। पेसा एक्ट 1996 एक्सटेंशन टू 5th शेड्यूल एरिया क्या बोलता है, ये एप्लीकेबल टू 5th शेड्यूल एरिया ही होता है। एम्पावर्स ग्राम सभा टू अप्रूव प्लान, सर्टिफाई फंड्स। पंचायत गेट्स कंट्रोल ओवर माइनर वाटर बॉडी, फॉरेस्ट, प्रोड्यूस एंड मिनरल। रिजर्वेशन फॉर ST ग्रेटर दैन 50% होता है यहाँ पे। ऑल चेयरपर्सन रिजर्व फॉर ST होता है यहाँ पे। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा रिक्वायर्ड फॉर मिनरल कंसेशन, ठीक है। इंश्योर्स ट्राइबल राइट, सेल्फ गवर्नेंस। 74 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ये अर्बन लोकल गवर्नेंस के बारे में बात करता है। पार्ट 9A में ही है, आर्टिकल 243P से 243ZZ तक है। 12th शेड्यूल में है, 18th आइटम है ये, ठीक है। ऑल म्यूनिसिपैलिटी मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड, डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, ठीक है। SC ST रिजर्वेशन प्रोपोर्शन जो होता है, वीमेन का ग्रेटर दैन 1/3 इंक्लूडिंग SC ST वीमेन। टेन्योर जो होता है इनका 5 साल का होता है। फ्रेश इलेक्शन विद इन 6 मंथ इफ डिसॉल्व। डिस्क्वालिफिकेशन सेम एज स्टेट लेजिस्लेचर, मिनिमम एज जो होती है 21 ईयर्स की होती है। टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़ का टाइप क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है फॉर लार्ज सिटीज़, मेयर 1 ईयर रिन्यूअल, IS कमिश्नर होता है वहाँ का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी होती है फॉर टाउन, CEO अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। नोटिफाइड एरिया कमेटी होता है फॉर फास्ट डेवलपिंग इंडस्ट्रियल टाउन्स, फुल्ली नॉमिनेटेड बॉडी होती है। टाउन एरिया कमेटी होता है फॉर स्मॉल टाउन्स, है ना। सेमी म्यूनिसिपल लिमिटेड सिविक फंक्शन होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग पार्शियली इलेक्टेड, 5 ईयर पार्शियली नॉमिनेटेड। टाउनशिप रन बाई पब्लिक इंटरप्राइजेस फॉर स्टाफ कॉलोनीज, नो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। पोस्ट ट्रस्ट क्या होता है, पोस्ट ट्रस्ट पार्लियामेंट एक्ट होता है एक तरह से, मैनेजेस पोर्ट एंड सिविक सर्विसेज इन पोर्ट्स एरिया, ठीक है। अभी के लिए यहीं रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।